Hello friends and welcome to our channel Education with Fun, and today we are going to start with the chapter number 3, that is machines. चैप्टर बिल्कुल इजी है, आप जल्दी समझ जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 3, that is machines. तो सबसे पहले देखते हैं मशीन क्या है। ओके, मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ओवरकम अ रेजिस्टेंस और गेन स्पीड बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली अ स्मॉलर फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट एंड इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन। ओके, तो आप बचपन से पढ़ रहे हो मशीन के बारे में, ठीक है। तो मशीन क्या होता है? जो हमारा काम इजी करता है, ठीक है, जिसमें हमारा कोई भी चीज़ जिसमें हम लेस एफर्ट अप्लाई करें बट हमारा काम ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब लेसर इज़ द इनपुट एंड मोर इज़ द आउटपुट इज़ अ मशीन। ओके, फिर व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन, ठीक है। अ सिंपल मशीन कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इंटू टू काइंड्स, लीवर एंड इंक्लाइन प्लेन। Okay, the modifications of a lever are pulley and wheel and axle, whereas the modifications of an inclined plane are wedge and screw. तो ये आप पहले भी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि ठीक है, ये सब के बारे में, पुली के बारे में, व्हील एंड एक्सल के बारे में, वेज स्क्रू, ये सब पढ़े हो आप। ओके, तो मशीन कितने कैटेगरी में डिवाइड हुए? दो कैटेगरी में, लीवर और इंक्लाइन प्लेन। लीवर फिर और दो कैटेगरी में डिवाइड हुए, वो आपका एक पुली, एक व्हील एंड एक्सल, और इंक्लाइन प्लेन और दो कैटेगरी में, एक वेज और एक स्क्रू। फिर फंक्शन क्या है मशीन के? ए मशीन कैन मल्टीप्लाई फोर्स सच एज पुली सिस्टम, लीवर्स एक्सेट्रा। नंबर 2, ए मशीन कैन इंक्रीज स्पीड सच एज इन लीवर, व्हील एंड एक्सल एक्सेट्रा। नंबर 3, मशीन कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाइड सच एज इन अ सिंगल पुली एंड लीवर। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है? मशीन कैन मल्टीप्लाई फोर्स, मतलब आप जितना फोर्स दोगे उससे ज़्यादा आपका उसका मतलब वही लेजर इज़ द इनपुट एंड मोर इज़ द आउटपुट। मतलब कम फोर्स लगा के आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। वो आपको किस में देखने को मिलेगा? पुली सिस्टम में देखने को मिलेगा और लीवर्स में देखने को मिलेगा। फिर सेकंड फंक्शन क्या है? अ मशीन कैन इंक्रीज स्पीड। ओके, मतलब वो आप मशीन आपका स्पीड को इंक्रीज़ कर देगा कोई भी चीज़ का। जैसे व्हील एंड एक्सल में, और जो आप कार चलाते हो उसका व्हील जब मूव होता है तो वो क्या स्पीड उसका इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और एक तो क्या है? लीवर। ओके, तो लीवर भी इंक्रीज़ करता है स्पीड को। फिर एक और फंक्शन क्या है? ए मशीन कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाइड। एक मशीन एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा पुली सिस्टम में, ठीक है। कैसे? वो आपको जब पुली पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मशीन्स। क्या क्या जनरल टर्म्स यूज होते हैं? पहला, इनपुट। वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट। इफ एन एफर्ट कॉज अ डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू कैपिटल डी। ओके, जितना भी हम मशीन को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं वो है उसका इनपुट। ओके, इनपुट क्या है? एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ कैपिटल ई इंटू कैपिटल डी, ठीक है। फिर इसको आप देख लो फॉर्मूला, अगर आपसे इनपुट पूछेगा तो। फिर आउटपुट क्या है? आउटपुट पहले दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक एक्चुअल आउटपुट और एक यूजफुल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या है? द टोटल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड एक्चुअल आउटपुट। मतलब मशीन जितना काम करेगा वो होगा उसका एक्चुअल आउटपुट। बट यूज़फुल आउटपुट क्या है? द यूज़फुल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड यूज़फुल आउटपुट। यूज़फुल आउटपुट है जो यूज़फुल वर्क है हमारे लिए, वो है उसका यूज़फुल आउटपुट। क्योंकि जब मशीन वर्क करता है तो उसका एनर्जी, वो जो क्या मशीन को रन करने का, जो मशीन के पार्ट्स को रन करने में भी कुछ एनर्जी वेस्ट होता है, कुछ फ्रिक्शन में भी वेस्ट होता है, तो वो हमारा यूज़फुल नहीं है। जो यूज़फुल वर्क है वो होगा सिर्फ यूज़फुल आउटपुट। बट एक्चुअल आउटपुट में आपका वो जो फ्रिक्शन के लिए जो एनर्जी यूज़ हुआ है, जो मशीन के पार्ट्स को मूव करने के लिए यूज़ हुआ है, वो सब भी इंक्लूड किया जाएगा, तो होगा एक्चुअल आउटपुट। तो वही फॉर्मूला क्या है? इफ़ कैपिटल एल इज अ टोटल लोड डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल डी, देन एक्चुअल आउटपुट इज कैपिटल एल इंटू स्मॉल डी। ओके, फिर इफ स्मॉल एल इज द यूजफुल लोड यू डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल डी, देन यूजफुल आउटपुट इज स्मॉल एल इंटू स्मॉल डी। ओके, बट आपको यूजुअली एग्जाम्स में आपको सिर्फ एक्चुअल आउटपुट पूछा जाता है, ठीक है, यूज़फुल नहीं पूछा जाता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन इतना बड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं, सिंपली आप याद रखो दैट इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। मतलब वर्क डन ऑन द मशीन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द मशीन। ओके, मतलब जितना भी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे मशीन को, उतना ही आपको आउटकम मिलेगा उस मशीन से। वो आपको परफेक्ट मशीन का एग्जाम्पल है और वो प्रिंसिपल है मशीन का। ओके, दैट इज इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन। फिर आइडियल मशीन और परफेक्ट मशीन, अ मशीन हुज पार्ट्स आर वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस सच दैट व्हाटसोएवर इज द एनर्जी स्पेंट ऑन इट सेम इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इट इज कॉल्ड एन आइडियल मशीन। ओके,
तो आइडियल मशीन क्या होता है? एक मशीन जिसके पार्ट्स वेटलेस या फ्रिक्शनलेस है, मतलब जितना भी आप उस पर एनर्जी दे रहे हो उतना ही सेम आउटकम आपको मिल रहा है, वो होगा एक आइडियल मशीन। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर एक जितने मशीन होता है वो सब कुछ ना कुछ एनर्जी अपना पार्ट्स को मूव करने में यूज़ करते हैं, या तो फ्रिक्शन में वेस्ट होता है। तो आइडियली ये मशीन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव एन आइडियल मशीन बिकॉज देयर कैन नॉट बी ए मशीन हुज पार्ट्स आर वेटलेस और फ्रिक्शनलेस। ओके, ऐसा मशीन अभी तक बना ही नहीं है जिसके पार्ट्स वेटलेस हो या तो फ्रिक्शनलेस हो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी तक। मैकेनिकल एडवांटेज literally means advantage given by the machine in terms of effort applied and load lifted by it. If a machine lifts a comparatively large load compared to effort applied, then it has a positive mechanical advantage. Okay, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि जितना एडवांटेज हमको मशीन दिया है, मतलब कम एफर्ट लगा के ज़्यादा लोड हम लिफ्ट कर रहे हैं, तो वो है मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज़ गिवन बाय द मशीन। ओके, फिर आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, द रेशियो बिटवीन टोटल लोड मूव्ड टू द एफर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, तो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? वो रेशियो इसका टोटल लोड जितना मशीन मूव कर रहा है कितना एफर्ट लगा के। ओके, सो टोटल लोड हमारा कैपिटल एल से डिनोट होता है और एफर्ट हमारा कैपिटल ई से। बट टोटल लोड में क्या क्या होता है? रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्लूड होता है, ठीक है, वही दिया हुआ यहाँ पे। द टर्म टोटल लोड मीन्स यूजफुल लोड एंड द लोड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीन। ओके, सो टोटल लोड हमारा यूजफुल लोड भी है और जो फ्रिक्शन है उसको भी इंक्लूड करके हमारा टोटल लोड बनता है, ठीक है। तो वो है हमारा आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज टोटल लोड बाय एफर्ट, ठीक है। वेयर कैपिटल एल इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस एक्स, जहाँ पे स्मॉल एल है हमारा यूजफुल लोड और एक्स है हमारा फ्रिक्शन ड्यू टू मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीन। फिर व्हाट इज एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज? द रेशियो बिटवीन यूजफुल लोड मूव टू द एफर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज में क्या है? यूजफुल लोड बाय एफर्ट। यूजफुल लोड क्या होता है? जो हमारे काम का है, मतलब उसमें हमारा ये इंक्लूड नहीं होगा आपका फ्रिक्शन, जो पार्ट्स के मूव करने, मशीन के पार्ट्स के मूव करने जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ जो मशीन ने जो वर्क किया है उसको इंक्लूड करोगे और एफर्ट, ठीक है। दैट इज स्मॉल एल बाय कैपिटल ई इज द एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। फिर इंपॉर्टेंट नोट, वाइल यूजिंग जनरल टर्म AMA इज जनरली रेफर टू एज AMA दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो आपको एग्जाम्स में ओनली आपका एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज पूछा जाता है, ठीक है, बट नॉट आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। फिर वेलोसिटी रेशियो, velocity ratio is the ratio of the velocity at which effort is applied on a machine to the velocity at which load moves. If capital D is a displacement caused by an effort in time, small t such as small d is a displacement caused by load in the same time, then velocity of the effort is capital D by t, velocity of is small d by t, ठीक है। तो velocity क्या है आपका? वो इसका एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ओके, बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, उसका रेशियो जो है वो आपका वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है। तो वही दिया गया यहाँ पे डेरिवेशन। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या है? यहाँ पे कैपिटल डी बाय स्मॉल टी, वेलोसिटी ऑफ लोड क्या था? स्मॉल डी बाय स्मॉल टी। तो उसका टी टी कैंसिल हो जाए, क्या बचा? कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी हमारा क्या था? ये एफर्ट का था और स्मॉल डी हमारा क्या था? लोड का था, ठीक है। तो वही है। फिर यहाँ पे एक और दिया, वेलोसिटी रेशियो ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट लोड इन द सेम इंटरवल टाइम। ओके, जो मैं बोला कि वेलोसिटी रेशियो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ पर्टिकुलर मशीन इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज द डायमेंशन ऑफ द मशीन डू नॉट चेंज। ओके, फिर वेलोसिटी रेशियो एक मशीन का वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, वो चेंज नहीं होता है जब तक मशीन के पूरा पार्ट्स या डायमेंशन मशीन का चेंज नहीं होगा, तब तक वेलोसिटी रेशियो एक मशीन का चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, ठीक। फिर एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, द आउटपुट ऑफ एन एक्चुअल मशीन इज ऑलवेज लेस देन इट्स इनपुट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ठीक है। तो कोई भी मशीन जो है वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर वेस्ट होता है। कहाँ वेस्ट होता है? अ पार्ट ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन मूविंग द पार्ट्स ऑफ द मशीन विच इज़ नॉट कंसिडर्ड यूजफुल वर्क। ओके, कहाँ आपका एनर्जी वेस्ट होगा? मशीन के पार्ट्स को मूव करने में कुछ एनर्जी वेस्ट होता है जो हमारी यूजफुल वर्क में बिल्कुल नहीं आएंगे, और कुछ पार्ट आपका एनर्जी वेस्ट होगा ओवरकमिंग द फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। जो भी फ्रिक्शन होता है उसको ओवरकम करने में जो एनर्जी वेस्ट होता है वो भी हमारे यूजफुल वर्क में नहीं आता है। तो ये दो जगह आपका मेनली एनर्जी वेस्ट होता है, इसलिए हमारा मशीन कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर द रेशियो बिटवीन द यूजफुल output to the actual input of the machine is called its efficiency. It is denoted by the letter eta, that is, this is the symbol of eta. Eta is equal to output by input. ओके, तो हमारा ईटा क्या है? रेशियो किसका? यूज़फुल आउटपुट का और एक्चुअल इनपुट का। मतलब जो यूज़फुल आउटपुट है हमारा, मतलब फ्रिक्शन और जो मशीन के पार्ट्स को मूव करने का एनर्जी को छोड़ के जो यूज़फुल आउटपुट है उसका
बाय इनपुट, जो भी हम एनर्जी मशीन में इनपुट किए हैं वो उसका रेशियो है हमारा एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन। रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो प्रैक्टिकल मशीन। ओके, तो इसका रिलेशन क्या है देख लो, दिया हुआ है। कंसिडर प्रैक्टिकल मशीन विच डिस्प्लेसेस अ यूजफुल लोड स्मॉल एल थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल डी व्हेन एफर्ट कैपिटल ई कॉजेस डिस्प्लेसमेंट थ्रू द डिस्टेंस कैपिटल डी। ओके, आउटपुट वर्क डन डिस्प्लेसिंग द लोड। ओके, लोड को डिस्प्लेस करने में कितना आउटपुट हमारा आया, स्मॉल एल इंटू स्मॉल डी। स्मॉल एल हमारा यूजफुल लोड था, स्मॉल डी हमारा क्या था, डिस्टेंस था। ठीक है, इनपुट क्या था, एफर्ट इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफर्ट क्या था, कैपिटल ई, डिस्प्लेसमेंट क्या था उसका, कैपिटल डी। ओके, तो एफिशिएंसी क्या हमारा था, आउटपुट बाय इनपुट, एफिशिएंसी इज ईटा। तो आउटपुट हमारा क्या था, स्मॉल एल इंटू स्मॉल डी, और इनपुट क्या था, कैपिटल इंटू कैपिटल डी। ओके, तो ये क्या हो गया, इसको पहले डिवाइड फॉर्म में लिख दो, तो कैपिटल स्मॉल एल बाय कैपिटल ई डिवाइडेड बाय कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इसको ये फॉर्म में किया तो ये हो गया, स्मॉल एल बाय कैपिटल डी हमारा क्या था, एम ए था, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हमारा क्या था, वी आर था। ओके, तो ये हो गया एम ए डिवाइड बाय वी आर, तो एफिशिएंसी हमारा हो गया एम ए बाय वी आर। ठीक है, डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन आप लर्न कर लो, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। ठीक है, तो इसका ठीक है, फिर नोट एम ए मीन्स एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, यहाँ पे एम ए क्या है, हमारा एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। फॉर ऑल प्रैक्टिकल मशीन्स एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होता है मशीन का, हमेशा लेस देन 1 होता है, 100% कभी नहीं होता है, क्योंकि उसका हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होता है मशीन के कुछ पार्ट्स को मूव करने में, और उसका फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होता है। फिर थर्ड क्या है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल मशीन एम ए इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। ओके, अब प्रैक्टिकल मशीन का हमेशा एम ए वेलोसिटी रेशियो से हमेशा लेस रहेगा। ओके, ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन आई एम ए एंड वी आर ऑफ ए परफेक्ट मशीन, आई एम ए एंड वी आर। ओके, आई एम हमारा क्या, आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज है, वी आर क्या है, वेलोसिटी रेशियो। तो पहले परफेक्ट मशीन ले लो जिसका पार्ट वेटलेस और फ्रिक्शनलेस, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट आप एज्यूम कर लो। इन विच एन एफर्ट कैपिटल ई कॉज डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी व्हेन टोटल लोड कैपिटल ए डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल डी। आउटपुट ऑफ द मशीन इज कैपिटल एल ओके इंटू स्मॉल डी। कैपिटल हमारा क्या था, टोटल लोड था, डिस्टेंस उसका क्या था, स्मॉल डी था। इनपुट क्या है, कैपिटल ई इंटू कैपिटल डी, एफर्ट इन डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर बाय द प्रिंसिपल ऑफ परफेक्ट मशीन क्या था, आउटपुट ऑफ द मशीन इज इनपुट ऑफ द मशीन। आउटपुट हमारा क्या है, कैपिटल एल इंटू स्मॉल डी, इनपुट क्या था, कैपिटल ई इंटू कैपिटल डी। तो ये डिवाइड फॉर्म में हम लिख देंगे, कैपिटल एल बाय कैपिटल ई इज इक्वल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो कैपिटल एल बाय कैपिटल डी क्या है हमारा, आई एम ए, दैट इज आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। कैपिटल डी बाय स्मॉल डी हमारा क्या है, वी आर, दैट इज वेलोसिटी रेशियो। सो आई एम ए इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, यहाँ पे आपका प्रूव हुआ इसके साथ। फिर इफ़ कैपिटल एल हमारा क्या है, टोटल लोड। टोटल लोड क्या होता है, यूजफुल लोड प्लस फ्रिक्शन ऑफ द मशीन। तो ये हो जाएगा स्मॉल एल प्लस एक्स, वेयर एल इज द यूजफुल, स्मॉल इज द यूजफुल लोड एंड एक्स इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, दैट इज फ्रिक्शन सिंपली। फिर ये हो जाएगा हमारा एल प्लस एक्स बाई ई क्या इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा एल बाई ई प्लस एक्स बाई ई इज इक्वल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो स्मॉल एल बाई कैपिटल ई हमारा क्या होता है, ए में होता है, दैट इज एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, प्लस एक्स बाई ई इज इक्वल टू वी आर। सो एक्स बाई ई इज इक्वल टू वी आर माइनस ए एम ए। ठीक है, तो x will be equal to capital E whole into VR minus AMA, where x is the resistance due to the moving parts of the machine, that is friction. So x will be equal to E whole into VR minus MA. ये आपका फॉर्मूला है, x is equal to E whole into VR minus MA, where x is the friction, that is the resistance due to the moving parts of the machine, E is the effort, VR is the velocity ratio and MA is the mechanical advantage. ये आपको जब न्यूमेरिकल्स में आपका ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, फिर वाई इज मशीन नॉट 100% एफिशिएंट, ये बताया मैं आपको। सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन मूविंग द पार्ट्स ऑफ द मशीन एंड सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन ड्यू टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन। फिर लीवर्स पे आते हैं। ठीक है, लीवर्स क्या है, डेफिनेशन पहले देख लो। अ लीवर इज अ स्ट्रेट और अ बेंट रिजिड बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट और एन एक्सिस कॉमनली कॉल्ड फॉल्क्रम। ओके, लीवर एक स्ट्रेट बार जैसा होता है। ओके, ये एक स्ट्रेट बार जो कि क्या बोलते हैं आपका, ये रोटेट कर सकता है, एक बीच में एक फल्क्रम रहता है इसका। ओके, जिस पे वो एक फिक्स पॉइंट पे वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका फल्क्रम, और ये समझ लो एक लीवर है, उस पर आप रोटेट कर सकते हैं। ओके, फिक्स पॉइंट पे वो रोटेट कर सकता है, वो हमारा लीवर होगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट, लीवर्स आर क्लासिफाइड इंटू 3 क्लासेस और 3 ऑर्डर्स। ओके, तो लीवर हमारे 3 ऑर्डर में क्लासिफाई होते हैं, किसके पोजीशन में डिपेंड करता है वो,
फुलक्रम लोड और एफर्ट का, जिसको आप सिंपली याद कर सकते हो ये ऐसे लिख के। ओके, आप उसको याद कर सकते हो ऐसे FLE, जैसे उसका फुल फॉर्म याद करने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश। ओके, ऐसे आप याद कर सकते हो। ओके, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश वेयर F is the fulcrum, L is the load and E is the effort. This is the first order where fulcrum will be in the middle, and second order where the load will be in the middle, and third order where effort will be in the middle. तो आप ऐसे लर्न कर लो FLE, जिसका मतलब फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, ऐसे सिंपली आपको याद रह जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, ऐसे आपको तीनों ऑर्डर इसके याद रह जाएंगे, जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में आपका फुलक्रम बीच में होता है, सेकंड ऑर्डर में आपका लोड बीच में होता है, थर्ड ऑर्डर में आपका एफर्ट बीच में होता है। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन फॉर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, कैसे लीवर बैलेंस एट पॉइंट F। ओके, तो यहाँ पे लीवर आपका पॉइंट F पे बैलेंस्ड है। ठीक है, उसके बाद F मतलब फुलक्रम फॉर द लीवर, व्हेन एफर्ट कैपिटल E एक्ट्स एट पॉइंट, एफर्ट एक्ट कर रहा है आपका A पे। ठीक है, फिर एंड लोड स्मॉल एक्ट्स एट पॉइंट B, और लोड आपका है पॉइंट B पे। ठीक है, फिर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एफर्ट फ्रॉम द फुलक्रम इज कॉल्ड द एफर्ट आर्म। ओके, फिर ये जो डिस्टेंस हुआ आपका एफर्ट और फुलक्रम का बीच में, ये हो गया आपका एफर्ट आर्म, मतलब AF है आपका एफर्ट आर्म। ठीक है, फिर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी ऑफ द लोड फ्रॉम द फुलक्रम इज कॉल्ड लोड आर्म, और ये जो डिस्टेंस है आपका लोड से लेकर फुलक्रम तक, ये हो गया आपका लोड आर्म, दैट इज BF। ठीक है, तो ये फिर लीवर इक्विलिब्रियम में, देयरफॉर बाय द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ड्यू टू लोड इज इक्वल टू मोमेंट ड्यू टू एफर्ट। ओके, दैट इज L by E is equal to AF by BF, where mechanical advantage is equal to MA is equal to effort arm by load arm. So here MA will be equal to effort arm by load arm, where effort arm is our AF and load arm is our BF. Here you can see. Okay, और पीछे हम पहले क्या पढ़े थे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, दैट इज L by E, बट यहाँ पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। ओके, सो आप इसको देख लो, लर्न कर लो। ठीक है, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, यहाँ पे पहले क्या था, लोड बाय एफर्ट, दोनों आपका यूज़ होंगे। कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ए लीवर। ओके, सिंपल। फिर नंबर 2, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर इज रेशियो बिटवीन द एफर्ट आर्म एंड द लोड आर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको डेराइव किए मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, रेशियो है एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म का। फिर नंबर 3, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर and the second order can be more than one, as the effort arm can be longer than the load arm. Their effort that is force multiplier reverse. फिर नंबर 4, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर इज ऑलवेज लेस देन वन, एज द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज स्मॉलर देन द लोड आर्म, इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड द स्पीड मल्टीप्लायर लीवर। ठीक है, तो जो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के जो हमारे लीवर है वो हमारे एफर्ट दैट इज़ फोर्स मल्टीप्लायर लीवर से, और थर्ड ऑर्डर का लीवर हमारा क्या है, स्पीड मल्टीप्लायर लीवर है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में हमारा एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा रहेगा लोड आर्म से, और थर्ड ऑर्डर में हमारा एफर्ट आर्म हमेशा छोटा रहेगा लोड आर्म से, इसलिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। Lever in which the fulcrum acts in the middle, the load at one end and the effort at the other end is called lever of the first order. Okay, जैसा कि मैंने आपको बताया था FLE से याद करने के लिए, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, उसमें क्या था हमारा F हमारा बीच में था पहले, तो दैट इज फुलक्रम हमारा हमेशा बीच में रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा लीवर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फुलक्रम इज इन द बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। फिर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। फिर नंबर 3, बाय मूविंग द फुलक्रम टुवर्ड्स द लोड the mechanical advantage can be increased. Therefore, by keeping the load constant, the effort applied decreases if the fulcrum is moved towards the load. Okay, इसमें जब फुलक्रम को आप लोड की तरफ मूव करोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। फिर 4 क्या, बाय कीपिंग द लोड कांस्टेंट, मतलब लोड को कांस्टेंट रख के जो एफर्ट आप जो अप्लाई कर रहे हो उसको अगर आप डिक्रीज कर दोगे तो फुलक्रम हमारा लोड की तरफ मूव हो जाएगा। ओके, इससे एग्जांपल हमारा क्या होगा, एक सीसॉ। ठीक है, देख लो यहाँ पे फुलक्रम बीच में, और एक तरफ लोड हो गया, एक तरफ एफर्ट हो गया। ओके, एक तो पेयर ऑफ सीजर्स, यहाँ फुलक्रम बीच में, यहाँ पे लोड रहता है, यहाँ पे एफर्ट रहता है। एक क्रॉस बार, ठीक है, यहाँ पे आपका फुलक्रम बीच में, फिर यहाँ पे लोड हो गया, यहाँ पे एफर्ट, अब ऐसे एफर्ट मारोगे तो यहाँ से लोड ऊपर गिरेगा। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स है, आप एग्जाम्पल्स देख लोगे, लर्न कर लेना एक बार। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन फोर आर्म। ओके, ये भी आपका एक फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। इसमें भी हमारा ये जो एल्बो है ये फुलक्रम के साथ एक्ट करेगा, और ये
हमारा हाथ से जो उठाते हो वो लोड होगा और जो एफर्ट यहाँ से डाल रहे हो वो एफर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन फोरआर्म आप इसको याद रखोगे, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि कौन सा ह्यूमन पार्ट है जो फर्स्ट ऑर्डर का एक्ट करेगा, तो आप एग्जांपल दे दोगे ह्यूमन फोरआर्म। ओके, लर्न कर लो आप इसको। फिर सेकंड ऑर्डर देखते हैं। अ लीवर इन विच द लोड एक्ट्स इन द मिडिल, द एफर्ट एट वन एंड एंड द फल्क्रम एट द अदर एंड इज कॉल्ड अ लीवर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। ओके, सेकंड ऑर्डर में क्या है, हमारा लोड बीच में रहता है और फल्क्रम एक एंड में रहेगा और एफर्ट आपका एक एंड में रहेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लोड इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम। फिर मैकेनिकल एडवांटेज, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। नंबर 3, मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज मोर देन वन बिकॉज द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज लॉन्गर देन द लोड आर्म। नाउ बाय मूविंग द लोड टुवर्ड्स द फल्क्रम द लोड आर्म डिक्रीजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली द मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे हमारा हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसमें एफर्ट आर्म हमेशा आपका लोड आर्म से बड़ा रहेगा, और जब आप लोड को फल्क्रम की तरफ मूव करोगे तो लोड आर्म हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा और मैकेनिकल एडवांटेज उससे इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा कि नट क्रैकर। यहाँ पे देखो आपका लोड बीच में है, फल्क्रम एक साइड में और एफर्ट इधर आप लगाओगे। और व्हील बैरो, यहाँ पे आपका लोड है, ठीक है, बीच में भी फल्क्रम इधर है, यहाँ से एफर्ट लगाओगे। और बोतल ओपनर आपका इधर फल्क्रम हो जाएगा, इधर लोड है, इधर एफर्ट है, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में देखोगे तो आपका जो थाई है इसको समझ लो, लोड आपका इधर हो जाएगा, कहाँ है, इधर लोड है आपका, फिर फल्क्रम इधर है, फिर इधर एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो इसको आप एग्जांपल्स देख लेना, लर्न कर लेना। ओके, फिर लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर, लीवर इन विच एफर्ट एक्ट्स इन द मिडिल, द लोड एट वन एंड द फल्क्रम एट द अदर एंड इज कॉल्ड द लीवर ऑफ द थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर के लीवर में क्या है, हमारा एफर्ट बीच में रहेगा और एक एंड में लोड रहेगा और एक एंड में फल्क्रम रहेगा। ओके, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड। नंबर 2, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। Number 3, mechanical advantage is always less than 1 because the effort arm is always smaller than the load arm. Number 4, the lever of the third order is called speed multiplier as the load moves through a larger distance as compared to the effort. Okay, तो हमारा थर्ड ऑर्डर का लीवर हमेशा स्पीड मल्टीप्लायर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा लोड हमारा लार्जर डिस्टेंस में मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू द एफर्ट। ओके, फिर एग्जांपल्स हमारा क्या है, इसका एग्जांपल्स हो जाएगा आपका फायर टोंग्स, ठीक है, एफर्ट बीच में एक तरफ फल्क्रम एक तरफ लोड, नाइफ एफर्ट आप बीच में लगा रहे हो, इधर लोड हो गया आपका, इधर फल्क्रम हो गया आपका हैंड। फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, इसका एफर्ट आपका बीच में है और ये लोड फुटबॉल, और ये आपका थाई आपका फल्क्रम की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये एग्जांपल्स है, आप लर्न कर लो। ओके, तो आपका ये पार्ट ख़त्म। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका पुली। चलो पुली देखेंगे। Pulley is a flat circular disc having a groove in its edge and capable of rotating about a fixed point passing through its center and is commonly called axle. Okay, पुली क्या है, वो आपने तो देखा ही होगा पुली। ओके, एक तो रोप होता है, वो ग्रुप से उसका पास होता है, ठीक है। ग्रुप मतलब वहाँ से एक तो ऐसे पुली रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर दबा हुआ जैसे रहेगा, वहाँ से एक रोप पास होता है। ओके, ऐसे पूरा यहाँ से घूमेगा, यहाँ से पूरा एक रोप पास होता रहेगा, यहाँ तक आएगा, आप उसको बस नीचे खींच सकते हो एफर्ट अप्लाई करने के लिए। ओके, इट इज़ जनरली मेड फ्रॉम सम मेटल, इवन वुडन पुलीज आर यूज्ड इन विलेजेस। ओके, मेटल से जनरली वो बना रहता है, बट गाँव में आपका वुड से ही बनता है। अ स्ट्रिंग इज पास्ड अराउंड द ग्रुप, द पुली रोटेट्स अबाउट द एक्सेल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, द एक्सेल इज फिक्स्ड टू अ मेटेलिक फ्रेम। ठीक है, जो स्ट्रिंग मैंने जो बोला वो रस्सी रोप पास होता है, वैसे ही वो पास होता है ये ग्रुप से, और वो एक्सेल पे रहता है ताकि ये ऐसे घूम सके। ओके, जिससे आपका क्या बोलते हैं, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज होता है सिंगल फिक्स्ड पुली से। ओके, देखते हैं अब सिंगल फिक्स्ड पुली क्या है। It consists of a single pulley. It is attached to some high platform and around its groove passes a rope. One end of the rope is attached to the load and the effort is applied to the other end. Let small l be the useful load lifted by an effort capital E such that the effort acts downward through a distance small d. Let x be the load due to resistance and weight of pulley itself. Let capital A is the total load lifted by the pulley, then capital is equal to small l plus x. ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, कैपिटल एल क्या है टोटल लोड और स्मॉल एल क्या आपका यूजफुल लोड प्लस x that is resistance due to the movable parts of the machine or simply friction you can say. Okay, फिर when the pulley in equilibrium tension T acts as shown. ठीक है, तो देखो ये सिंगल फिक्स्ड पुली होता है, ये जो स्ट्रिंग है आप स्ट्रिंग को डाउनवर्ड तरफ खींचोगे तो ये लोड आपको ऊपर लिफ्ट होगा। ओके, तो ये इसका मैकेनिकल एडवांटेज आपको क्या था, लोड बाय एफर्ट आपने पढ़ा था।
तो लोड क्या है यहाँ पे ये टी है, टेंशन, एफर्ट भी आपका टी है, तो टी बाई टू दैट इज इक्वल टू 1. फिर व्हेन द एफर्ट एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल डी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन द लोड आल्सो मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल डी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, जब एफर्ट आप नीचे पुल करोगे तो जो डायरेक्शन में मूव हुआ एफर्ट भी उतना ही डायरेक्शन में ऊपर मूव होगा. ठीक है, तो वो भी 1 होगा. तो एफिशिएंसी क्या होगा, एम ए बाई वी आर इज 1/1, इट इज 100%. ओके, फिर द मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट इज द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज. ओके, आइडियल है ये. आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज मतलब इसमें आपका रेजिस्टेंस ड्यू टू द मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीन इज ऑल्सो टेकन कंसिडर्ड. ओके, बट आप अगर यूजफुल खाली देखोगे तो कैपिटल एल के जगह आप लिखोगे स्मॉल एल प्लस एक्स बाई ई, दैट इज एल बाई ई प्लस एक्स बाई ई इज इक्वल टू 1, दैट इज स्मॉल एल बाई ई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ई. सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ई. सो actual mechanical advantage will be always be less than 1 because x by e has some positive value. So ideal mechanical advantage will be 1 for a single fixed pulley, but the actual mechanical advantage will always be less than 1 of a single fixed pulley. Okay, so हम single fixed pulley क्यों use करते हैं, रीज़न देख लो. The actual mechanical advantage of the single fixed pulley is less than 1. Furthermore, there is no gain in velocity ratio as its value is always so 1. Yet this pulley is widely used on account of the following reasons. क्या reason है आपका? Number 1, it is always easier to apply effort in the downward direction rather than in the upward direction. Thus, the pulley helps in changing direction of effort. Number 2, one can use one's own body weight while applying the effort in the downward direction. ठीक है, तो पहला रीज़न क्या है कि हमको एफर्ट नीचे लगाने में ज़्यादा ईजियर होता है बल्कि ऊपर खींचने में. ठीक है, तो इससे हमारा एफर्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है. ओके, हमको ऊपर अप्लाई नहीं करना पड़ता है एफर्ट, हम नीचे अप्लाई करना पड़ता है. सो पुली की वजह से हमको एफर्ट का डायरेक्शन चेंज होता है. दूसरा, हम जब नीचे अप्लाई करोगे एफर्ट आप, तो आप अपना बॉडी का वेट भी आप यूज़ कर सकते हो एफर्ट अप्लाई करने के समय. ठीक है, तो ये 2 रीजंस की वजह से आपका सिंगल फिक्स्ड पुली यूज़ होता है. अब ये 2 रीजंस को अच्छे से लर्न कर लेना, पूछा जाता है क्वेश्चंस. ओके, पहला रीज़न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट अप्लाइड एंड सेकंड टू यूज़ one's own body weight while applying the effort. ओके, फिर नंबर 2 क्या, सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम. सिंगल मूवेबल पुली क्या है आपका, देख लो. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पुलीज ए एंड बी. द पुली ए इज फिक्स्ड ऑन सम हाई प्लेटफॉर्म. ओके, देखो ये पुली ए एक हाई प्लेटफॉर्म में फिक्स्ड. ओके, सच एज अ हुक इन द सीलिंग. द पुली बी इज मूवेबल, दैट इज इट मूव्स अप एंड डाउन along with the load in addition to rotating around its own axis. The pulley A helps in changing direction of the effort applied. ओके, तो यहाँ पुली हमारा हेल्प क्या कर रहा है, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने में. देखो ये स्ट्रिंग यहाँ से ऊपर आ रहा है, बट ये पुली के वजह से एफर्ट का डायरेक्शन हमको ऊपर नहीं नीचे लगाना पड़ रहा है एफर्ट, तो डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है. फिर वन एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू अ हुक कैपिटल एच. फिर द रोप पासेस अराउंड द ग्रूव ऑफ द मूवेबल पुली एंड देन अराउंड द ग्रूव ऑफ द फिक्स्ड पुली एज शोन इन द डायग्राम. अ लोड स्मॉल एल इज अटैच्ड टू द हुक of the movable pulley and effort capital is applied through a distance small d on the free end of the rope. As the movable block is supported by 2 segments of the rope, each segment will be shortened by a distance small d by 2. In other words, the load rises up through a distance small d by 2 if x is the load due to weight of the movable block, friction, etc. such that capital is total load lifted and capital is equal to small l plus x. Okay, तो ये जब एफर्ट आप अप्लाई करोगे तो ये जो डिस्टेंस स्मॉल डी कवर कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा डी बाई 2. क्यों, क्योंकि ये 2 सेगमेंट ऑफ रोप से अटैच्ड है. ओके, तो डिस्टेंस हो जाएगा टी बाई 2 एफर्ट का, तो लोड का भी डिस्टेंस होगा आपका डी बाई 2. ओके, और एक्स यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपली वही फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस ड्यू टू द मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीन. बट टोटल लोड आप लोगे तो दोनों का आपको लेना पड़ेगा, दैट इज़ यूजफुल लोड प्लस रेजिस्टेंस मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीन. फिर टेंशन अगर टी है तो आपका इक्विलिब्रियम में रहने से टोटल लोड हो जाएगा आपका टी प्लस टी, दैट इज़ 2t. ओके, 2 टी है, और एफर्ट हो जाएगा आपका 1t. ठीक है, तो मैकेनिकल लोड बाय एफर्ट है 2t बाई टी इज इक्वल टू 2. फिर वी आर क्या होगा, डी एफर्ट डी का डिस्टेंस से मूव कर रहा है और आपका लोड क्या है डी बाई 2. 2 सेगमेंट है तो डी बाई 2 से मूव करेगा, तो वी आर भी आपका 2 होगा. एफिशिएंसी क्या है, एम वी आर इज 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, इट इज़ 100% एफिशिएंसी. बट ये आपका आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज है. अगर आपको यूजफुल निकालना है तो कैपिटल एल की जगह आप लिखो स्मॉल एल प्लस एक्स बाई ई, वेयर स्मॉल एल इज यूजफुल लोड, एक्स इज अ रेजिस्टेंस टू द मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीन. ओके, तो ये हो जाएगा आपका small l by e is equal to 2 minus x by e, where x by e has some positive value. So the actual mechanical advantage will always be less than 2 of movable pulley. ओके, ठीक है, तो आपका मूवेबल पुली का आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा आपका 2 रहेगा और एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 2 से लेस रहेगा. ठीक है, क्योंकि इस समय कुछ एनर्जी आपका
फ्रिक्शन में लॉस जरूर होगा, ठीक है। फिर इट इज़ पॉसिबल टू हैव मैकेनिकल एडवांटेज टू विदाउट यूजिंग द फिक्स्ड पुली, ठीक है। अगर आप बिना फिक्स्ड पुली यूज़ किए भी आप 2 का मैकेनिकल एडवांटेज ला सकते हो। कैसे देखो, बट इसमें आपको एफर्ट अपवर्ड लगाना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब ईजी नहीं होगा आपको एफर्ट लगाना, क्योंकि ऊपर एफर्ट लगाना आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। बट ऐसे करके भी आप ये पुली यूज़ करके आपका मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ सकता है, ठीक है। अब नंबर 3 टाइप का पुली क्या है? शिफ्ट पुली सिस्टम ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिश। In this pulley system, there are 2 sets of pulleys, each set containing 2 or more pulleys. These pulleys are mounted on a common axle and are of the same radius. However, for diagrammatic convenience, the pulleys are shown of different diameters and mounted on different axles. ठीक है। फिर the set of pulleys attached to the high platform is called a block, whereas the set of pulleys attached to the load is called a tackle. In general, the number of pulleys in a block is equal to the number of pulleys in the tackle. For example, if there are 3 pulleys in the block and 3 pulleys in the tackle, then the system is called a 3-shift pulley system. ठीक है। फिर जो पुली आपका ब्लॉक के साथ अटैच्ड है हाई प्लेटफॉर्म में, ओके, ये हाई प्लेटफॉर्म में जो है ये तीनों हो गया आपका ब्लॉक, और ये जो नीचे लोअर प्लेटफॉर्म में ये हो गया आपका टैकल, ठीक है। बट क्या बोलते हैं, जनरली आपका दोनों ब्लॉक और टैकल में इक्वल नंबर पुलिस रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होगा 3 पुलिस है ब्लॉक में, 3 पुलिस है टैकल में, तो ये है आपका 3 शिफ्ट पुलिस सिस्टम, ओके। और अगर इधर 2 पुली ब्लॉक में रहेगा, 2 पुली टैकल में रहेगा, तो वो होगा 2 शिफ्ट पुलिस सिस्टम, ठीक है। तो इसका आप देखते कैसे निकालना मैकेनिकल और VR। लेट कैपिटल E बी द एफर्ट अप्लाइड ऑन द फ्री एंड ऑफ द रोप व्हेन स्मॉल l इज द यूजफुल लोड लिफ्टेड। लेट n बी द नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऑफ द रोप विच सपोर्ट द टैकल इन ऑर्डर दैट द टैकल में रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ईच ऑफ द सेगमेंट्स इज शॉर्टेंड बाय डिस्टेंस d by n when effort is applied through a distance small d. Let x be the load due to the movable block and friction such that total load capital A is equal to small l plus x, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैपिटल E क्या है? एफर्ट है, फ्री एंड में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और यूजफुल लोड एल स्मॉल एल होता है। फिर आप नंबर ऑफ सेगमेंट्स, जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है रोप का, उसको आप एन मान लो, ठीक है, एन मान लो। तो जब आप एफर्ट अप्लाई करोगे और डी का डिस्टेंस से मूव किया, तो लोड कितना डिस्टेंस से मूव करेगा? डी बाय एन, क्योंकि नंबर ऑफ सेगमेंट्स को हमने क्या लिया था? एन लिया था। तो आपका लोड मूव करेगा डिस्टेंस डी का, तो सॉरी एफर्ट मूव करेगा डिस्टेंस डी में, तो लोड मूव करेगा डी बाय एन में, ओके। सो वही देखो, अगर लेट टी बी द टेंशन इन ईच ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द सपोर्टिंग रोप एज इलस्ट्रेटेड, फिर टोटल लोड हो जाएगा एन टी, ओके। एफर्ट हो जाएगा टी, तो मैकेनिकल एडवांटेज होगा एन टी बाई टी, टी कैंसिल, तो बचा आपका क्या? एन। फिर वी आर क्या? डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट मूव और डिस्टेंस लोड मूव। एफर्ट कितना मूव किया डी में, और लोड क्या किया था? डी बाई एन से, तो वो भी हुआ एन। सो एफिशिएंसी एम आई बाई एन बाई एन इज इक्वल 1, इट इज 100%। फिर द मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, ओके। जो ऊपर आपका मैकेनिकल एडवांटेज है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, बस अगर आपको एक्चुअल निकालना है तो ये हो जाएगा कैपिटल एल की जगह आप लिख दो स्मॉल एल प्लस एक्स, वेयर स्मॉल एल इज द यूजफुल लोड एंड एक्स इज द रेजिस्टेंस टू द मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीन। सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज विल बी n minus x by e, where x by e has some positive value. So actual mechanical advantage will be always less than n. n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ बॉक्स में आपको नोट दे देख लो। इट इज़ क्लियर दैट आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पुलीज इन द ब्लॉक एंड टैकल। फिर द टैकल हैज 1 पुली लेस देन द ब्लॉक, देन द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो शैल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर सच एज 3 4 7 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, अगर आपका ब्लॉक एंड टैकल में सेम नंबर ऑफ पुलिस रहेगा तो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा आपका इवन नंबर रहेगा। बट अगर आपका टैकल में एक पुली लेस रहेगा ब्लॉक से, तो आपका आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ऑड नंबर रहेगा, जैसे 1 3 5 7 9 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका चैप्टर ख़त्म। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। आपका चैप्टर 1 और 2 का भी न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है, तो तीनों चैप्टर का न्यूमेरिकल्स का मैं एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम आपका केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।